नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले हमें ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस एक नेचुरल बायोलॉजिकल फेनोमेनन है। ये क्या होता है? इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सॉल्वेंट का स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्यूशन है जो 50% NaCl का है और ये दूसरा सॉल्यूशन है जो 10% NaCl का है। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने एक SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो 10% NaCl से निकल के इस SPM के थ्रू 50% NaCl वाली साइड में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ SPM के थ्रू मूव करना, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है। इसके बहुत सारे नेचुरल एग्जाम्पल भी है। जैसे हम जानते हैं कि किस तरीके से अंगूर श्रिंक होके किशमिश बन जाता है, या पिंड का जो श्रिंक होके खारक बन जाता है, या अंजीर को पानी में डालने पर वो फूल जाता है। ये सारे नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मोसिस के। ठीक है, अब अगर हम इस ऑस्मोसिस को बंद करना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं, तो हमें इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है, उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्सटर्नल प्रेशर applied over the SPM at which stops the process of osmosis is osmotic pressure। और ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम पाई से डिनोट करें तो पाई इज इक्वल टू N/V/RT होता है। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी कि N/V मोल्स पर लीटर, यानी कि सॉल्यूशन की मोलरिटी हो गई। इस तरीके से ये पाई जो होगा वो कंसनट्रेशन में डिपेंड करेगा। N/V को C लिख दिया, CRT। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अगर T को कांस्टेंट रखे तो पाई C यानी कि मोलरिटी के यानी कि कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब ये क्या बन गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस इक्वेशन का कंपेरिजन हम आइडियल गैस इक्वेशन PV=NRT से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तरह की कंडीशन बनती है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर P रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के मुकाबले कम हो तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी मूवमेंट पर P बढ़ते बढ़ते ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के इक्वल हो जाए तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस बंद हो जाएगी, नो ऑस्मोसिस। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिक्वायर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दे, P ग्रेटर देन पाई हो जाएगा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस RO होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखें कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितने सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर मोलरिटी कम है तो पाई भी कम होगा और मोलरिटी ज़्यादा होगी तो पाई भी ज़्यादा होगा। इस रिवर्स ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल हम डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के अंदर देखते हैं। ठीक है, समुद्र के पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब वहाँ से हमको उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना है, तो समुद्र के पानी के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिप करते हैं और उस पर समुद्र के पानी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो समुद्र के पानी में से केवल पानी निकल के, क्योंकि अब वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से सारे के सारे सॉल्ट समुद्र में रह जाएंगे और पानी बाहर मिल जाएगा। ये कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर P कितना पाई से ज़्यादा चाहिए। इस RO टेक्निक को हम हमारे घर के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी ब्लड सेल को 10% NaCl के सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के सेल के मुकाबले NaCl का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो ब्लड सेल जो होगा उसमें से लिक्विड निकल के NaCl के सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो अब ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने ब्लड सेल को पानी के अंदर डाल दिया
तो अब क्या होगा, ब्लड सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, अब ऑस्मोसिस के थ्रू पानी ब्लड सेल के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा और ब्लड सेल्स फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर दो लिक्विड ए और बी जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली सेम हो, मतलब हमारे पास 10% NaCl और 10% शुगर का सॉल्यूशन है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होने पर दोनों ही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। इस तरीके से सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा दूसरे का कम हो, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन मैं ये बताता हूँ कि जो सारे के सारे मेडिसिन हम इंजेक्शन के फॉर्म में हमारे ब्लड में डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, उन सारे इंजेक्शन का जो लिक्विड है वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो हमारी ब्लड सेल या तो श्रिंक हो जाएगी या फिर ब्रस्ट हो जाएगी फूल के। इसलिए जो भी इंजेक्शन हमारे बॉडी के अंदर इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है वो हमेशा हमारे ब्लड से आइसोटोनिक होता है। जो भी ग्लूकोज की ड्रिप या सलाइन हमारे बॉडी के लिए लगाई जाती है उसके ऊपर आप कहीं पढ़ के देखिए, हमेशा 0.92% लिखा रहता है, मतलब उसका ब्लड सलाइन का कंसंट्रेशन 0.92% हो तो वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमने डिस्कस किया। अब इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।